वो कागज़ का टुकड़ा नहीं था, वो मेरी मोहब्बत, मेरी इताअत और मेरी जवानी के उन तमाम रातों का एक मुज़हका खेज़ अंजाम था जो मैंने उसके कदमों में गुजार दी थी। मेरे हाथों में मौजूद वो स्टैम्प पेपर बारिश के पानी से नहीं बल्कि मेरी आंखों से बहने वाले उन ना रुकने वाले आंसुओं से भीग रहा था जो शायद अब खून बन चुके थे। मैं चिल्लाना चाहता था, पूछना चाहता था कि अम्मा आखिर क्यों? क्या मेरी खिदमत में कोई कमी रह गई थी, या वो बेटा जिसने कभी पलट कर नहीं देखा वो सिर्फ इसलिए अजीज़ हो गया कि वो कामयाब था। मुझे उस वक्त अंदाज़ा नहीं था कि ये फ़ैसला मेरी बर्बादी नहीं बल्कि एक ऐसी राह की पहली सीढ़ी है जो मेरी नस्ल को संवार देगी। मगर उस लम्हे मैं सिर्फ टूट रहा था, किरची किरची हो रहा था। मेरा नाम हसन है। मैं एक ऐसे घराने में पैदा हुआ जहाँ ख्वाब तो बहुत ऊंचे थे लेकिन छत बहुत नीची। हम एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे। मेरे अब्बा एक ट्रक ड्राइवर थे, सारा दिन मेहनत मशक्क़त करते ताकि हम दो भाइयों और मेरी माँ को अच्छी ज़िंदगी दे सकें, लेकिन ज़िंदगी को शायद हमारी ये छोटी सी खुशी भी गवारा ना थी। मैं उस वक्त बमुश्किल 2 साल का था और मेरा बड़ा भाई आदिल 4 साल का था जब एक मनहूस दिन खबर आई कि अब्बा का ट्रक गहराई खाई में गिर गया है। वो हमें और अम्मा को हमेशा के लिए तन्हा छोड़कर चले गए। अम्मा उस वक्त जवान थीं, वो इतनी खूबसूरत थीं कि मोहल्ले की औरतें अक्सर रशक से उन्हें देखती थीं। ख़ानदान वालों और रिश्तेदारों ने बहुत ज़ोर दिया कि वो दूसरी शादी कर लें, लेकिन अम्मा ने मुझे और आदिल को अपने सीने से लगा लिया और साफ इनकार कर दिया। नहीं, मेरे बच्चों के सर पर सौतेले बाप का साया नहीं पड़ेगा। मैं खुद कमाऊँगी और इन्हें शेरों की तरह पालूँगी। अम्मा की ये बात सुनकर नानी ने गुस्से से कहा था, रज़िया होश के नाखन ले, ये जवानी और ये 2 यतीम बच्चे कैसे पालेगी? ज़माना बहुत ख़राब है। अम्मा ने आंसू पोंछते हुए मजबूत लहजे में कहा था, अम्मा जान, अल्लाह है ना, वो वसीला भी बना देगा। मैं लोगों के कपड़े सी लूँगी, मेहनत कर लूँगी और अपने बच्चों को किसी का मोहताज नहीं होने दूँगी। फिर वही हुआ। हमारे घर के आंगन में सिलाई की मशीन की आवाज़ें गूंजने लगीं। वो घर जो अब्बा की निशानी था और हमारी मलकियत था, अब वही हमारी कुल कायनात था। अम्मा फजर की नमाज के फ़ौरन बाद मशीन पर बैठ जाती और रात गए तक कपड़ों के ढेर से सर ना उठाती। मैं छोटा था मगर फितरी तौर पर हसास था। आदिल भाई शुरू से ही थोड़े लापरवाह और अपनी दुनिया में मगन रहने वाले थे। उन्हें खाने में अगर बोटी ना मिलती तो वो थाली सरका देते थे। मुझे ये नहीं खानी, मैंने गोश्त खाना है, आदिल भाई अक्सर जिद करते। अम्मा प्यार से उन्हें समझाती, मेरा चाँद आज खा लो, कल मैं तुम्हारे लिए गोश्त बना दूँगी। और फिर अम्मा अपनी प्लेट से नवाला तोड़कर उन्हें खिलाती, जबकि मैं चुपचाप कोने में बैठकर सूखी रोटी पानी में डुबोकर खा लेता। मुझे अम्मा की थकी हुई आंखें नज़र आती थीं, इसलिए मुझसे जिद नहीं होती थी। वक्त तेज़ी से गुजर रहा था। अम्मा ने दिन रात एक करके हमें स्कूल में दाखिल कराया। आदिल भाई पढ़ाई में तेज़ थे, लेकिन मेरा दिल किताबों में कम और अम्मा के हाथों में ज़्यादा अटका रहता था। मैं देखता कि कैसे सुई बार बार उनकी उंगलियों में चुभती है, कैसे उनकी कमर मसलसल बैठने से अकड़ जाती है। एक शाम अम्मा मशीन में धागा डालने की कोशिश कर रही थी मगर उनकी नज़र कमज़ोर हो रही थी। वो बार बार धागा डालने की कोशिश करती और नाकाम हो जाती। मैंने खामोशी से आगे बढ़कर उनके हाथ से सुई ली और एक ही पल में धागा डाल दिया। अम्मा ने चौंक कर मुझे देखा और मुस्कुराई। मेरा एहसान तो अब बड़ा हो गया है। अम्मा लाओ मैं ये बटन भी टांग दूँ? मैंने मासूमियत से पूछा। नहीं बेटा, तुम अपना स्कूल का काम करो, ये मेरा काम है। अम्मा ने शफकत से मेरे सर पर हाथ फेरा। अम्मा, स्कूल का काम हो गया है, मुझे अच्छा लगता है आपके साथ बैठना। मैंने ज़िद की। बस वो दिन था और फिर एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला। मैं स्कूल से आते ही बस्ता एक तरफ फेंकता और अम्मा के पास बैठ जाता। पहले बटन टांगना सीखा, फिर काज बनाना और फिर आहिस्ता आहिस्ता कैंची पकड़कर कटिंग करना। मुझे कपड़ों के टुकड़े जोड़कर कुछ नया बनाने में जो सुकून मिलता था वो किताबों के अल्फाज रटने में नहीं था। दूसरी तरफ आदिल भाई स्कूल से आते ही खेलने निकल जाते या दोस्तों के साथ घूमते रहते। उन्हें कभी फिक्र ना हुई कि घर का राशन कैसे आ रहा है या अम्मा की दवाई के पैसे कहाँ से आएंगे। वो अपनी फरमाइशों की लंबी फहरिस्त अम्मा के सामने रख देते और अम्मा ना जाने कैसे अपना पेट काट कर वह फरमाइशें पूरी करती थी। जब मैं 8वीं जमात में पहुंचा तो मैंने एक फ़ैसला किया। एक रात मैंने अम्मा के हाथ थाम लिए। अम्मा, अब बस भी करो, तुम थक जाती हो। मैं काम नहीं करूँगी तो घर कैसे चलेगा हसन? तुम्हारे भाई की फ़ीस, घर का खर्च। अम्मा की आवाज़ में फ़िक्र थी। मैं हूँ ना अम्मा, मैंने मजबूत लहजे में कहा। मैंने फ़ैसला कर लिया है, मैं मज़ीद स्कूल नहीं जाऊँगा। मुझे दर्जी का काम आ गया है, अब मैं दुकान पर बैठूँगा या घर पर ही काम बढ़ाऊँगा।
अम्मा तड़प उठी। नहीं हसन, खबरदार जो ऐसी बात की। तुम्हारे अब्बा का ख्वाब था तुम दोनों बड़े अफसर बनो। आदिल भाई बनेंगे अफसर, मैं आपका बाजू बनूंगा, मैंने अटल लहजे में कहा। अम्मा, मुझसे अब आपकी ये मशक्क़त नहीं देखी जाती। आदिल भाई को पढ़ने दो, उनका दिल लगता है पढ़ाई में, मेरा तो दिल बस इस मशीन की आवाज़ के साथ धड़कता है। बहुत बहस के बाद आखिरकार अम्मा को हार माननी पड़ी। मैंने अपनी पढ़ाई को खैराबाद कह दिया। मैंने अपनी किताबें रद्दी में बेच दी और उन पैसों से दुकान के लिए नया सामान ले आया। मैं खुश था, बहुत खुश था, क्योंकि अब अम्मा के चेहरे पर थकावट कम और सुकून ज़्यादा था। वक्त के साथ साथ मेरा काम जमने लगा। मेरा हाथ साफ था और डिज़ाइनिंग की समझ बूझ भी अच्छी थी। मोहल्ले की औरतें अब अम्मा के बजाय मेरे हाथ की सिलाई मांगती थी। हम दोनों माँ बेटा मिलकर काम करते और घर के हालात भी बेहतर होने लगे। उधर आदिल भाई कॉलेज से यूनिवर्सिटी पहुँच गए। उनका रहन सहन शाहाना होता जा रहा था। वो महंगे कपड़े पहनते, दोस्तों के साथ पार्टियों में जाते। घर के अखराजात का साया मेरे नातवां कंधों पर था, लेकिन मुझे कभी शिकवा ना हुआ। मुझे लगता था कि ये मेरा फ़र्ज़ है। एक दिन आदिल भाई घर आए। चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट और खुशी मिली जुली हुई थी। अम्मा, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। हम दोनों खाना खा रहे थे। अम्मा ने निवाला रोक दिया और पूछा, क्या हुआ आदिल, सब खैरियत तो है? अम्मा, मुझे एक लड़की पसंद है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। भाई ने बगैर किसी तमहीद के बम फोड़ा। अम्मा मुस्कुराई। ये तो अच्छी बात है। कौन है लड़की, कहाँ रहती है वो दरअसल भाई कुछ हिचकिचाया। वो बहुत अमीर घराने से है। उसका नाम निमरा है। वो मेरी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। उसके बाप का बड़ा कारोबार है। मेरे माथे पर शिकन आई। भाई, हम ठहरे मिडिल क्लास लोग, दर्जी का काम करते हैं। वो लोग हम में रिश्ता क्यों करेंगे? आदिल भाई ने मुझे घूर कर देखा। तुम अपनी छोटी सोच अपने पास रखो हसन। मैंने निमरा से बात कर ली है। उसने अपने घर वालों को मना लिया है। बस तुम लोग जाकर बात पक्की करो। अम्मा तो खुशी से निहाल थी। बड़े बेटे की खुशी का अरमान हर माँ को होता है। उन्हें इस बात की फिक्र नहीं थी कि लड़की अमीर है या गरीब। उन्हें बस बेटे की खुशी अजीज थी। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि ये रिश्ता हमारे हंसते बसते घराने को उजाड़ने की पहली ईंट साबित होगा। वो लड़की निमरा सिर्फ हमारे घर में बहू बनकर नहीं आ रही थी, बल्कि एक तूफान बनकर आ रही थी जो मेरे और अम्मा के सुकून को तहोबला करने वाला था। निमरा वालों की तरफ से हाँ तो हो गई थी, लेकिन ये हाँ अपने साथ बहुत सी अनकही शरारत और दबाव लेकर आई थी। वो लोग अमीर थे, बहुत अमीर। उनकी हामी महज आदिल भाई की खुशकिस्मती थी या शायद निमरा की जिद, वरना हमारा और इनका कोई जोड़ नहीं था। एक रात आदिल भाई परेशानी के आलम में सहन में टहल रहे थे। मैं मशीन पर बैठा एक सूट का आखिरी पैंचा मोड़ रहा था कि वो मेरे पास आकर रुक गए। हसन यार, ये घर, उन्होंने चारों तरफ हकारत से देखा। ये घर निमरा के शायान शान नहीं है। मैंने मशीन रोक दी और हैरत से उन्हें देखा। भाई, क्या कह रहे हैं आप? अब्बा ने यह घर कितनी मेहनत से बनवाया था। पूरे मोहल्ले में ऐसा पक्का काम, ये पत्थर और टाइलें किसी के घर में नहीं लगी। ये घर तो हमारी पहचान है। वो सब पुरानी बातें हैं। आदिल भाई झंझला कर बोले। निमरा का घर देखा है तुमने? महल है वो। जब वो यहाँ आएगी तो क्या सोचेगी? मुझे शर्मिंदगी नहीं उठानी। मुझे ये घर अप टू डेट चाहिए, नया पेंट, नया फर्नीचर, सब कुछ नया। अम्मा बावर्ची खाने से चाय लेकर निकली और भाई की बात सुन ली। बेटा, घर तो साफ़ सुथरा है, माशाल्लाह पक्का बना हुआ है। अब मज़ीद खर्चा कहाँ से करेंगे? शादी के इंतज़ामात, बरी, जेवर पहले ही हसन दिन रात एक किए हुए हैं। आदिल भाई ने चाय का कप अम्मा के हाथ से तकरीबन छीनते हुए कहा, अम्मा आप तो बस गुर्बत का रोना ही रोती रहना। मेरी ज़िंदगी का सवाल है। अगर निमरा को ये घर पसंद ना आया तो? मैं कुछ कहने ही वाला था कि अम्मा ने मुझे आंखों से इशारा करके चुप करवा दिया। मैं खामोश हो गया, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सी घुटन होने लगी। उस दिन के बाद से हमारे घर में सुकून नाम की चीज़ ख़त्म हो गई। मैं और अम्मा सुबह सूरज निकलने से पहले मशीन पर बैठते और रात गए तक काम करते। मेरी आंखें दुखने लगती, कमर में शदीद दर्द उठता, लेकिन जैसे ही मैं आदिल भाई के चेहरे पर इत्मीनान देखता, मैं अपना दर्द भूल जाता। हम दोनों माँ बेटा जितना कमाते, वो घर के राशन के साथ साथ अब घर की सजावट और आदिल भाई की फरमाइशों के नज़र होने लगा। कुछ दिन बाद आदिल भाई यूनिवर्सिटी से फारिग होकर घर आ गए। उनका मास्टर्स कंप्लीट हो चुका था। मैं खुश था कि चलो अब भाई का हाथ बटाने का वक्त आ गया है। एक शाम हम सब बैठे शादी के मेहमानों की लिस्ट बना रहे थे। अम्मा ने मौका गनीमत जाना और बड़े प्यार से बोली,
आदिल बेटा, अब तो माशाल्लाह पढ़ाई भी मुकम्मल हो गई है, अब कोई नौकरी देख लो, घर के हालात तुम्हारे सामने हैं, अकेला हसन कहाँ कहाँ पूरा करेगा। शादी के अखराजात सर पर खड़े हैं। मैं पूरी उम्मीद नज़रों से भाई को देखने लगा कि वो यकीनन हाँ करेंगे और मेरा बोझ बांटेंगे, लेकिन भाई का जवाब सुनकर मेरे हाथों से कलम छूट गया। उन्होंने लापरवाही से सोफे पर टेक लगाई और बोले, अम्मा अभी तो पढ़ाई से जान छुटी है, अभी से नौकरी की मुसीबत गले डाल लूँ, मुझे थोड़ा आराम करने दें, दोस्तों के साथ एंजॉय करने दें, और वैसे भी शादी के बाद नौकरी तो करनी ही है सारी उम्र, अभी मुझे अपनी पर्सनैलिटी बनाने दें। शादी वाले घर में दूल्हा थका हुआ मजदूर लगेगा, अच्छा लगता है क्या? लेकिन भाई, मैं बोल पड़ा, शादी में लाखों का खर्चा है, मैं अकेला कैसे? ओ हसन, भाई ने मुझे टोक दिया, तुम हमेशा पैसे पैसे करते रहते हो, तुम कमा रहे हो ना, तो क्या हुआ अगर बड़े भाई की खुशी के लिए थोड़ा ज़्यादा काम कर लोगे? ये घर, ये सब कुछ आखिर हम दोनों का ही तो है, मेरा हिस्सा भी तो तुम ही इस्तेमाल कर रहे हो ना। अम्मा की आंखों में आंसू तैरने लगे। आदिल, हसन तुम्हारा छोटा भाई है, नौकर नहीं, देखो इसका चेहरा जवानी में बूढ़ा लगने लगा है, काम करके बस। अम्मा प्लीज़ मेरा मूड ख़राब ना करें। आदिल भाई हंसी से उठे और घर से बाहर चले गए। अम्मा ने बेबसी से मेरी तरफ देखा, मैंने मुस्कुराने की नाकाम कोशिश की। कोई बात नहीं अम्मा, भाई ठीक ही तो कह रहे हैं, इनकी शादी है, इन्हें खुश रहने दो, मैं हूँ ना, मैं कर लूँगा सब मैनेज। अम्मा ने मुझे गले लगाया और रो पड़ी, हसन तेरे जैसा भाई किस्मत वालों को मिलता है, और आदिल, न जाने से कब अकल आएगी। मुझे नहीं पता था कि आदिल भाई की ये लापरवाही और खुदगर्जी सिर्फ शरारत है। शादी की तैयारियां ज़ोर शोर से जारी थीं, घर चमक रहा था, लेकिन इस चमक के पीछे मेरा और अम्मा का पसीना शामिल था। जैसे आदिल भाई पानी की तरह बहा रहे थे, और वो तूफ़ान जो निमरा की शक्ल में आने वाला था, इसकी आहट अब साफ सुनाई दे रही थी। शादी के हंगामे थम चुके थे, घर में लगी हुई लड़ियाँ उतर गईं और मेहमान अपने अपने घरों को लौट गए, लेकिन हमारे घर का सुकून लौट कर ना आया। आदिल भाई की किस्मत अच्छी थी, शायद निमरा की किस्मत का असर था, या मेरे भाई की डिग्री काम कर गई। शादी के कुछ ही दिन बाद इन्हें एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी नौकरी मिल गई। मैं और अम्मा बहुत खुश थे। हमने शुक्राने के नफल पढ़े कि चलो अब घर के हालात मज़ीद बेहतर होंगे और मेरा बोझ बढ़ जाएगा। लेकिन हमारी ये खुशफहमी बहुत जल्द दूर हो गई। निमरा भाभी अमीर बाप की बेटी थी, ये तो हमें मालूम था, लेकिन इनके दिल में गुर्बत और गरीबों के लिए इतनी नफ़रत होगी, ये हमें अंदाज़ा नहीं था। शादी को अभी जुम्मे को 8 दिन भी नहीं गुजरे थे कि एक सुबह नाश्ते की मेज़ पर हंगामा हो गया। अम्मा ने प्यार से पराठा निमरा की प्लेट में रखा, बेटा खा लो, कमज़ोर हो जाओगी। लेकिन निमरा ने प्लेट को ऐसे परे धकेला जैसे इसमें जहर हो। प्लीज़ आंटी, मुझसे ये तेल में तैरते हुए पराठे नहीं खाए जाते, और आप प्लीज़ मेरे मामलात में दखल ना दिया करें, मैं अपनी डाइट खुद देख लूँगी। अम्मा का हाथ हवा में ही रुक गया। मैंने गुस्से से भाई की तरफ देखा जो खामोशी से मोबाइल में मगन थे। भाई भाभी किस लहजे में बात कर रही हैं अम्मा से? आदिल भाई ने सर उठाया और बेजारी से बोले, हसन वो ठीक ही तो कह रही हैं, वो अलग माहौल से आई हैं, इसे ये देहाती तरीके पसंद नहीं हैं। तुम और अम्मा इसे एडजस्ट होने का टाइम दो। वक्त गुजरता गया, लेकिन एडजस्टमेंट के बजाय दूरियां बढ़ने लगीं। भाभी को अम्मा के खांसने से मसला था, अम्मा के चलने फिरने से मसला था, हत्ता कि अम्मा की मौजूदगी से भी मसला था। वो सारा दिन अपने कमरे में बंद रहती और जब बाहर निकलती तो मुंह बना हुआ होता, और फिर वही हुआ जिसका डर था। शादी के सिर्फ 2 माह बाद ही निमरा भाभी ने घर में तूफान खड़ा कर दिया। रात का वक्त था, भाई के कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। मैं नहीं रह सकती इस घुटन में, आदिल मुझे अलग घर चाहिए, वरना मैं अपने डैडी के घर चली जाऊंगी। हम दोनों माँ बेटा सहम कर सहन में बैठे थे। थोड़ी देर बाद आदिल भाई बाहर निकले, चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। वो सीधा अम्मा के पास आए। अम्मा, अब पानी सर से गुजर चुका है, निमरा इस घर में सबके साथ नहीं रह सकती, इसे प्राइवेसी चाहिए। अम्मा ने लरसती हुई आवाज़ में पूछा, तुम क्या चाहते हो बेटा, हम कहाँ जाएं? आदिल भाई ने नज़रें चुराते हुए कहा, देखिए अम्मा, ये घर तो अब्बा ने बनाया था, लेकिन इसे रेनोवेट मैंने अपनी पसंद से करवाया है। निमरा के लिए इस घर में मेरा हक बनता है। मैं चाहता हूँ कि ये घर मेरे पास रहे, क्योंकि निमरा छोटे या कच्चे मकान में नहीं रह सकती। मैं अपनी जगह से उछल पड़ा। क्या मतलब? सारा पैसा मैंने लगाया, मेरी और अम्मा की मेहनत की कमाई इस घर की दीवारों में लगी है, और तुम कह रहे हो कि ये घर तुम्हारा है? ओए ज़बान संभाल कर बात कर। भाई ने मुझ पर उंगली उठाई। बड़ा हूँ मैं, और तू क्या चाहता है मैं अपनी बीवी को लेकर सड़क पर रहूँ? तो क्या अम्मा सड़क पर रहेंगी? मैं चिल्लाया।
बस हसन खामोश हो जाओ, अम्मा की गरजदार आवाज़ ने हमें चुप करवा दिया। अम्मा की आंखों में आंसू नहीं थे, एक अजीब सी वीरानी थी। वो उठी और अपने पुराने संदूक की तरफ गई। वहाँ से कुछ कागजात निकाले और आदिल भाई के सामने रख दिए। ये लो आदिल, ये इस घर के कागजात हैं, ये घर आई से तुम्हारा है, खुश रहो। अम्मा, मैं तड़प कर आगे बढ़ा, ये आप क्या कर रही हैं, हम कहाँ जाएंगे? अम्मा ने मेरे सर पर हाथ रखा और अजीब सी मुस्कुराहट के साथ बोली, हसन, तेरे बाबा का एक पुराना मकान है शहर के पुराने हिस्से में। बहुत साल पहले जब हम गांव से आए थे तो वहीं रहते थे। वो जगह पड़ी है, लोग शायद भूल चुके हैं इसे, लेकिन वो ज़मीन हमारी है, हम वहाँ चले जाएंगे। आदिल भाई के चेहरे पर एक लम्हे के लिए शर्मिंदगी आई, लेकिन निमरा की मोहब्बत और लालच ने उसे दबा दिया। अम्मा, आप वाकई वहाँ रहेंगी? वो जगह तो खंडर होगी। अम्मा ने मुड़कर भाई को देखा। मकान खंडर होते हैं बेटा, घर तो दिलों से बनते हैं। जब दिलों में जगह ना रहे तो महलात भी खंडर लगते हैं। रख लो ये घर, मुझे और हसन को और कुछ नहीं चाहिए। अगली सुबह हम अपना मुख्तसर सा सामान बांध रहे थे। भाई ने एक बार भी हमें रोकने की कोशिश नहीं की। भाभी अपने कमरे की खिड़की से हमें देख रही थी, उनके चेहरे पर फतह की मुस्कुराहट थी। जाते वक्त अम्मा दरवाजे पर रुकी। उन्होंने पलट कर इस घर को देखा जिसे उन्होंने अपने खून पर सीने से सींचा था। फिर आदिल भाई के सर पर हाथ फेरा जो नज़रें झुकाए खड़े थे। आदिल, खुश रहो, दूधो नहाओ, फूलो फलो, और गले से लगाया। बस इतना याद रखना, माँ की दुआ और बद्दुआ में सिर्फ एक आँख का फ़र्क होता है। मैं जा रही हूँ, अल्लाह तुझे खुश रखे। मैंने अपना बैग कंधे पर रखा और अम्मा का हाथ थामकर इस घर से निकल आया, जो कल तक मेरा था मगर आज मेरे लिए परदेसी हो चुका था। मुझे नहीं मालूम था कि जिस पुराने मकान की तरफ हम जा रहे हैं वहाँ वीरानी और धूल के सिवा हमारा क्या इस्तकबाल करेगा। इस पुराने मकान की छतें कच्ची थीं और दीवारों से सेम ज़दा ईंटें झांक रही थी। हमने जैसे तैसे सफाई करके कमरा रहने के काबिल बनाया था, लेकिन इसकी गर्द और मिट्टी ने अम्मी की खांसी को मज़ीद बढ़ा दिया था। मैं दवा की शीशी हाथ में लिए अम्मा के पास बैठा था। अम्मा, मुंह खोलें और ये दवा पी लें, डॉक्टर ने कहा है कि अगर आपने परहेज़ ना किया तो तबीयत ज़्यादा बिगड़ सकती है। अम्मा ने दवा पी ली और फिर मेरी कलाई थाम ली। हसन, मेरी बीमारी को छोड़ो, मुझे तुम्हारी फिक्र खाए जा रही है। कब तक यूँ तन्हा मेरे लिए रोटियां पकाते रहोगे? मैं चाहती हूँ कि मेरे मरने से पहले तुम्हारा घर बस जाए। मैंने बेबसी से सर झटका। अम्मा, फिर वही बात, आप देख नहीं रही हमारे हालात क्या हैं? इस टूटे हुए मकान में कौन अपनी बेटी देगा? मैं किस मुँह से किसी लड़की को ब्याह कर लाऊं कि वो यहाँ आकर फाके काटे? अल्लाह पर भरोसा रख बेटा, रिस्क देने वाली अल्लाह पाक की ऊपर ज़ात बैठी है। मैंने तुम्हारी दूर की खाला से बात की है, उनकी बेटी राबिया बहुत सलीकामंद और साबिर लड़की है, उन्होंने हाँ कर दी है। वो लोग हमारी गुर्बत नहीं बल्कि तुम्हारी शराफत और मेहनत को देख रहे हैं। मैं इनकार करना चाहता था क्योंकि मैं किसी की ज़िंदगी ख़राब नहीं करना चाहता था, लेकिन अम्मा की ज़िद और इनकी गिरती हुई सेहत के सामने मुझे हथियार डालना पड़े। सादगी से निकाह हुआ, ना कोई बारात, ना बैंड बाजा और ना ही कोई बड़ा खाना। बस मस्जिद में निकाह हुआ और रुखसती हो गई। मैं राबिया को लेकर इस वीरान हवेली नुमा मकान में आ गया। कमरे में दाखिल होते ही मुझे शदीद शर्मिंदगी महसूस हुई। छत की कड़ियों पर जाले लटक रहे थे और फर्श भी उखड़ा हुआ था। राबिया खामोशी से चारपाई के किनारे बैठ गई। मैं हिम्मत जमा करके इसके पास गया। राबिया, मुझे माफ़ कर देना, मेरे पास तुम्हें देने के लिए ना कोई महल है और ना ही आदिल भाई जैसा कोई सजा सजाया घर। यहाँ कदम कदम पर मुश्किलें हैं, शायद तुम्हें भूखा भी रहना पड़े। अगर तुम चाहो तो अब भी इनकार कर सकती हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। राबिया ने सर उठाया। इसकी आंखों में खौफ के बजाय एक अजीब सा सुकून था। हसन साहब, मैं जानबूझकर इस घर में आई हूँ। मुझे महल नहीं चाहिए, मुझे इज़्ज़त और सुकून चाहिए। सुना है जिस घर में बूढ़ों की खिदमत की जाए वहाँ अल्लाह की रहमत होती है। मैं यहाँ आपका बोझ बांटने आई हूँ, बढ़ाने नहीं। हम मिलकर हालात बदलेंगे। राबिया की बातों ने मेरे दिल से दिल का बोझ उतार दिया। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि उस दौर में भी ऐसी लड़कियाँ मौजूद हैं। अगले ही दिन से घर का नक्शा बदलने लगा। राबिया ने घर की ऐसी सफाई की कि वो खंडर भी रहने का काबिल लगने लगा। वो अम्मा का इतना ख्याल रखती कि अम्मा मुझे भूल गई। मुझे ऐसा लगता था जैसे अल्लाह ने मुझ पर कोई ख़ास इनाम किया है। एक शाम मैं काम से थका हारा घर लौटा तो राबिया ने मुस्कुराते हुए पानी का गिलास मुझे दिया। आज एक खुशखबरी है, अम्मा की तबीयत आज बहुत बेहतर है। उन्होंने खुद उठकर नमाज़ पढ़ी है। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। ये सब तुम्हारी खिदमत का सिला है राबिया, वरना मैं तो शायद अम्मा को वो सुकून कभी ना दे पाता। अभी हम बातें कर ही रहे थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने मोहल्ले का एक दुकानदार खड़ा था। हसन भाई, ये बिजली का बिल है, पिछले 3 महीने से अदा नहीं हुआ। अगर कल तक जमा ना करवाया तो
मीटर कट जाएगा। मैंने बिल पकड़ा तो मेरे पाँव तले ज़मीन निकल गई। रकम मेरी जेब में मौजूद कल पैसों से कहीं ज़्यादा थी। मैंने परेशानी से माथा मला। राबिया मेरे पीछे आ खड़ी हुई। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस बिजली का बिल ज़्यादा आ गया है। मैंने बात टालने की कोशिश की। मेरे पास कुछ पैसे रखे हैं जो अम्मी ने रुखसती के वक्त दिए थे, आप वो ले लें। राबिया ने फ़ौरन कहा। नहीं राबिया, वो तुम्हारे पैसे हैं, मैं वो इस्तेमाल नहीं कर सकता। मेरी गैरत ने गवारा ना किया। हम मियाँ बीवी हैं, मेरा तेरा क्या होता है? मुश्किल वक्त में एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो कब आएंगे? उसने मुस्कुराते हुए मेरे हाथ में कुछ नोट थमा दिए। उस रात मुझे एहसास हुआ कि अल्लाह ने मुझसे अगर आलीशान घर छीना था तो उसके बदले में मुझे राबिया जैसी नेक सीरत बीवी और अम्मा की दुआएं दी थी। मुझे नहीं मालूम था कि उस पुराने मकान की ज़मीन में क्या राज दफन है, लेकिन मुझे इतना यकीन था कि मेरा असल ख़जाना मेरी माँ और मेरी बीवी है। मगर आजमाइश अभी ख़त्म नहीं हुई थी। कुछ दिन बाद अम्मा ने मुझे अपने पास बुलाया। उनका चेहरा संजीदा था। हसन सहन के कोने में जो पुराना नीम का दरख्त है, कल उसे काट दो। मुझे वहाँ कुछ अजीब महसूस होता है। मुझे हैरत हुई, अम्मा वो दरख्त तो सह देता है, इसे क्यों काट दूँ? बस जो कह रही हूँ वो करो, और हाँ, उस जगह की मिट्टी ज़रा खोद कर नरम कर देना, मैं वहाँ कुछ फूल लगाऊंगी। मुझे क्या मालूम था कि अम्मा मुझसे फूल लगवाना चाहती हैं या कुछ और। मैंने हामी भर ली। क्या पता अम्मा को कोई इल्हाम हुआ हो या शायद ये महज एक बुढ़ापे का वहम था, लेकिन माँ का हुक्म था, टाला नहीं जा सकता था। अगली सुबह सूरज निकलते ही मैंने कुदाल उठा ली। राबिया ने मुझे नाश्ता दिया और फिर खुद घर के कामों में लग गई, जबकि मैं सहन के उस कोने में खड़ा था जहां अम्मा ने निशानदेही की थी। मैंने पहला वार ज़मीन पर किया। मिट्टी सख्त थी और बरसों से वीरान पड़ी थी। पसीना मेरी पेशानी से बहकर आंखों में गिर रहा था, लेकिन अम्मा चारपाई पर बैठे मुसलसल मुझे देख रही थी। उनकी नज़रों में एक अजीब सी बेचैनी थी। मैंने कमीज़ के दामन से माथा पहुँचा और अम्मा की तरफ देखा। अम्मा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम ये मुशक्क़त क्यों कर रहे हैं। यहाँ सिवाय ईंटों और पत्थरों के क्या मिलेगा? हम वैसे ही यहाँ फूल लगा सकते हैं। अम्मा ने सख्ती से कहा। सवाल मत करो हसन, बस खोदते जाओ, जितना गहरा कर सकते हो करो। मुझे याद है मैंने निशानी यहीं लगाई थी। राबिया पानी का गिलास लेकर आई। हसन, आप थक गए होंगे, थोड़ी देर सुस्ता लें। अम्मा, आप भी न जाने क्या करवा रही हैं, ज़मीन खोदने से क्या निकल आएगा? अम्मा ने राबिया को घूरा। बहू, तुम बस दुआ करो कि वो चीज़ मिल जाए जो मैं ढूंढ रही हूँ। अगर वो मिल गई तो तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। मैंने हैरत से अम्मा को देखा। किस्मत? अम्मा, आप किस चीज़ की बात कर रही हैं? वक्त आने पर बताऊंगी, अभी बस अपना हाथ चलाओ। अम्मा ने बात काट दी। मैंने दोबारा खुदाई शुरू कर दी। 2 घंटे की मुसलसल मेहनत के बाद मेरे हाथ छल हो चुके थे। गड्ढा काफ़ी गहरा हो चुका था। अचानक मेरी कुदाल किसी सख्त चीज़ से टकराई। टन की एक भारी आवाज़ आई, जैसे लोहा लोहे से टकराया हो। मैं चौंक गया। ये आवाज़ कैसी थी? राबिया भी करीब आ गई। लगता है कोई पत्थर है। मैंने एहतियात से मिट्टी हटाना शुरू की। नहीं राबिया, पत्थर की आवाज़ ऐसी नहीं होती, ये कुछ और है। अम्मा जहाँ बैठी थी तेज़ी से उठकर गड्ढे के किनारे आ खड़ी हुई। उनकी सांस फूल रही थी। जल्दी करो हसन, मिट्टी हटाओ, देखो क्या है। मैंने हाथों से मिट्टी हटाई तो नीचे एक जंग आलूद धात की सतह नजर आई। मेरा दिल ज़ोर से धड़कने लगा। मैंने मज़ीद ज़ोर लगाकर इधर उधर की मिट्टी साफ़ की तो एक छोटा सा पुराना ट्रंक नुमा संदूक चमकदार हुआ। वो काफ़ी वज़नी लग रहा था और उस पर मिट्टी की तह जमी हुई थी। मैंने बड़ी मुश्किल से इसे बाहर निकाला और सहन के फर्श पर रख दिया। अम्मा, ये क्या है? मैंने हाँफते हुए पूछा। ये तो कोई पुरानी तिजोरी लग रही है, क्या आपको इसके बारे में मालूम था? अम्मा उस जंग आलूद संदूकचे को देखकर ऐसे रो पड़ी जैसे कोई बिछड़ा हुआ अजीज़ मिल गया हो। वो ज़मीन पर बैठ गई और अपने कांपते हाथों से उस पर जमी मिट्टी साफ़ करने लगी। शुक्र है मेरे मालिक, शुक्र है तेरा कि ये महफूज है। मुझे डर था कि कहीं कोई इसे निकाल ना ले गया हो। राबिया भी हैरान परेशान खड़ी थी। अम्मा, इसमें क्या है, हमें बताएं तो सही। मैंने आगे बढ़कर उसका ढक्कन खोलने की कोशिश की। उस पर एक बड़ा सा पुराना ताला लगा हुआ था। लाओ, मैं इसे तोड़ देता हूँ, शायद इसमें कुछ काम की चीज़ निकल आए। मैंने कुदाल उठाई। खबरदार, अम्मा ने चुप करके मुझे रोका और संदूकचे के ऊपर झुक गई। इसे अभी कोई हाथ नहीं लगाएगा, अभी इसका वक्त नहीं आया। मैं झंझला गया। अम्मा, हद होती है, हमने इतनी मेहनत से इसे निकाला है और आप कह रहे हैं कि वक्त नहीं आया। हमारी हालत देखें, शायद इसमें कुछ ऐसा हो जो हमारे फाके ख़त्म कर दे। अम्मा ने संदूकचे को अपनी गोद में ले लिया। उसका चेहरा बिल्कुल संजीदा था। हसन, ये मेरी अमानत है, ये सिर्फ तब खुलेगा जब मुझे यकीन हो जाएगा कि इसे संभालने वाला हकदार कौन है।
अभी तुमने सिर्फ मेरी खिदमत की है, सब्र का इम्तिहान अभी बाकी है। मैं और राबिया एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। ये क्या मामला था? आखिर उस जंग आलूद डब्बे में ऐसा क्या था जिसे अम्मा इतने सालों से छुपाए फिर रही थी और अब मिलने के बाद भी हमें दिखाने को तैयार नहीं थी। अम्मा ने राबिया को हुक्म दिया, इसे मेरे कमरे में रख दो और ख़बरदार जो तुम दोनों में से किसी ने इसे खोलने की कोशिश की, जिस दिन मेरा हुक्म होगा उस दिन ये ताला टूटेगा। राबिया ने खामोशी से संदूक उठाया और अंदर ले गई। मैं वही सहन में बैठा देख रहा था। मेरे जहन में हज़ारों सवाल थे, लेकिन अम्मा की खामोशी किसी गहरे राज का पता दे रही थी। अभी हम उस दरियाफ्त के शहर में ही थे कि दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक हुई। ये दस्तक आम नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। मैं घबरा कर उठा। या अल्लाह, खैर अब कौन आ गया? मैंने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने का मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए। ये वो मंजर था जिसकी मुझे फ़िलहाल बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। दरवाज़ा खुलते ही सामने आदिल भाई खड़े थे। उनके साथ भाभी भी थी, जो नाक पर रुमाल रखे खड़ी थीं। उनके चमकदार कपड़े और कीमती गाड़ी हमारे टूटे हुए घर का मजाक उड़ा रहे थे। मैंने हैरत से कहा, आदिल भाई आप यहाँ, सब खैरियत तो है? आदिल भाई ने मुझे एक हकारत भरी नज़र से देखा और मुझे धकेलते हुए अंदर दाखिल हो गए। खैरियत ही है हसन, मैं तो बस ये देखने आया था कि जिस घर के लिए तुमने मेरा साथ छोड़ा था अब वो किस हाल में है। लगता है तुम लोगों ने उसे अस्तबल बना रखा है। मेरे दिल पर जैसे खंजर चला। भाई ये हमारी माँ का घर है, प्लीज़ इसके बारे में ऐसे बात ना करें। भाभी ने चारपाई की तरफ इशारा किया। ओ खुदाया, मैं यहाँ नहीं बैठ सकती, देखो कितनी गर्द है। आदिल जल्दी बात करें और चलें, यहाँ तो सांस लेना भी मुहाल है। राबिया जल्दी से अंदर से पानी का गिलास लाई और बड़ी इज्जत से पेश किया। भाईजान पानी पी ले, हम गरीब ज़रूर हैं लेकिन बेमुरवत नहीं हैं। आदिल भाई ने हाथ के इशारे से गिलास परे कर दिया। रहने दो, पता नहीं ये पानी साफ़ भी है या नहीं, मैं यहाँ पानी पीने नहीं आया। अम्मा कमरे के दरवाजे में खड़ी ये सब सुन रही थी। उनकी आवाज़ में जलाल था। आदिल, अगर पानी नहीं पीना तो जो कहने आए हो वो कहो और दफ़ा हो जाओ। मेरे बेटे के घर की तौहीन करने की ज़रूरत नहीं है। आदिल भाई अम्मा की तरफ मुड़े। अम्मा, मैं तो आपकी इयादत करने आया था, सुना था मरने वाली हैं, सोचा आखिरी बार देख लूं। और हाँ, मैंने शहर में नया प्लॉट लिया है। मैं नहीं चाहता कि कल को हसन मेरे पास आए और हिस्सा मांगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप अभी लिख दें कि आपका मुझसे कोई वास्ता नहीं है। मैं गुस्से से कांपने लगा। आदिल भाई शर्म करें, सामने माँ खड़ी है, हम भूखे मर जाएंगे लेकिन आपके दरवाजे पर भीख मांगने नहीं आएंगे। आपको अपनी दौलत मुबारक हो। अम्मा ने आगे बढ़कर मेरे कंधे पर हाथ रखा। हसन, गुस्सा मत करो, इसे बोलने दो, इसकी आंखों पर दौलत की पट्टी बंधी है। फिर अम्मा आदिल से मुखातिब हुई। जहाँ बेटा, तुझे लिख दिया कि मेरा तुझसे कोई लेना देना नहीं, तू अपनी दौलत संभाल, मैं अपने हसन के साथ खुश हूँ। लेकिन याद रखना, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आज तुम जिस मिट्टी को हकीर समझ रहे हो, कल शायद यही मिट्टी तुम्हारे सर का ताज बन जाए। आदिल भाई ने कहकर लगाया, अम्मा आपकी ये जज्बाती बातें पुरानी हो गई हैं, मिट्टी मिट्टी ही रहती है। चलो बेगम, यहाँ मज़ीद रुकना वक्त का ज़िया है। वो दोनों मुड़े। जाते जाते आदिल भाई की नज़र सहन में खोदे गए गड्ढे पर वो एक लम्हे के लिए रुके। ये क्या है हसन, यहाँ खजाना ढूंढ रहे हो क्या? उन्होंने तंज़ी अंदाज में पूछा। मेरे दिल की धड़कन रुक सी गई, कहीं इन्हें शक तो नहीं हो गया। राबिया का चेहरा भी सफ़ेद पड़ गया। मैंने फ़ौरन संभल कर कहा, नहीं भाई, बस पौधे लगाने के लिए ज़मीन नरम की थी। हाँ हाँ, लगाओ पौधे, यहाँ शायद तुम्हें बीच 2 वक्त की रोटी मिल जाए। वो ये कहते हुए बाहर निकल गए और गाड़ी का दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया। उनके जाने के बाद मैं वहीं ज़मीन पर बैठ गया और सर घुटनों में दे दिया। मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। अम्मा, ये क्या ज़िल्लत है, अपना सगा भाई मुझे फ़कीर समझ रहा है। मेरे पास राबिया को देने के लिए कुछ नहीं, आपके इलाज के पैसे नहीं, क्या शराफत का सिला यही है? राबिया मेरे पास बैठ गई और मेरी पीठ सहलाने लगी। अम्मा आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई मेरे पास आई और मेरा चेहरा ऊपर उठाया। आंसू पोंछो हसन, मर्द रोते नहीं। आदिल ने जो देखा वो जाहिर था, लेकिन जो मैं देख रही हूँ वो हकीकत है। कौन सी हकीकत अम्मा? मैंने रोंदी हुई आवाज़ में पूछा। अम्मा ने अपने कमरे की तरफ इशारा किया जहाँ वो जंग आलूद संदूकचा रखा था। वो हकीकत जो अभी बंद है। तुमने आदिल के ताने सहे हैं, सब्र किया है। अल्लाह किसी का कर्ज नहीं रखता। आज उसने तुम्हें ठुकराया है, कल वो तुम्हारी दहलीज पर होगा। बस थोड़ा सा इंतज़ार और करो, कल वो संदूक खुलेगा और तुम्हारा इम्तिहान ख़त्म हो जाएगा। मुझे अम्मा की बातों की समझ नहीं आ रही थी, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो मुझे हौसला दे रही थी। मैंने फैसला कर लिया कि चाहे कुछ भी हो, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। रात का पिछला पहर था, लेकिन मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी। आदिल भाई के अल्फाज मेरे कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर रहे थे।
मैं चारपाई पर पहलू बदल रहा था कि राबिया की आंख खुल गई। हसन, आप अभी तक जाग रहे हैं? उसने फिक्रमंदी से पूछा। मैं उठकर बैठ गया। राबिया, नींद कैसे आ सकती है? मेरा अपना खून मुझे फ़कीर कह कर गया है। क्या यही सिला था मेरी शराफत का? क्या माँ की खिदमत करके मैंने गलती की? क्या आज मेरे पास तुम्हें देने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं है? राबिया ने मेरे हाथ पर हाथ रखा। ऐसी बातें मत करें हसन, अल्लाह देख रहा है। आदिल भाई के पास दौलत है लेकिन सुकून नहीं है। आपके पास माँ की दुआ है और मेरा साथ है। देखिएगा, अल्लाह कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालेगा। मैंने लंबी सांस ली। बस राबिया, मेरा दिल अब बहुत घबराने लगा है। अम्मा की बातें, ये संदूक, आदिल का रवैया, सब कुछ बहुत उलझ गया है। सुबह हुई तो घर में एक अजीब सी खामोशी थी। मैं वज़ू करके नमाज़ पढ़ने गया ही था कि अम्मा के कमरे से उनकी खांसी की शदीद आवाज़ आई। मैं और राबिया भागते हुए उनके कमरे में गए। अम्मा निढाल बिस्तर पर लेटी हुई थी। उनका रंग हल्दी की तरह जर्द हो रहा था। अम्मा, क्या हुआ? मैं डॉक्टर को बुला लाता हूँ। मैं जाने के लिए मुड़ा। अम्मा ने सख्ती से मेरा हाथ पकड़ लिया। उनकी गिरफ्त में अभी भी वही पुरानी ताकत थी। नहीं हसन, अब डॉक्टर का वक्त नहीं है, अब फैसले का वक्त है। मैं घबरा गया। अम्मा, कैसी बातें कर रही हैं? आप ठीक हो जाएंगी। अम्मा ने सामने रखे मेज़ की तरफ इशारा किया। अच्छा, वो जंगलूद संदूकचा कहाँ रखा है? उसे उठाओ हसन। मैंने हैरत से संदूकचे को देखा, फिर अम्मा को। लेकिन अम्मा, आपने कहा था कि अभी वक्त नहीं आया। अम्मा की आवाज़ में एक अजीब सा उजाला था। वक्त आ गया है बेटा। मुझे लग रहा है कि मेरी सांस की डोरी अब कमज़ोर हो रही है। मैं नहीं चाहती कि मेरे जाने के बाद तुम परेशान फिरो। मैं अपनी ज़िंदगी में तुम्हें तुम्हारा हक देना चाहती हूँ। राबिया ने पानी का गिलास अम्मा के होंठों से लगाया। अम्मा, आप बस हौसला रखें, हसन अभी इसे खोल देते हैं। मैंने कोने से हथौड़ी और छेनी उठाई। मेरे हाथ कांप रहे थे। ये वो लम्हा था जिसका हमें इंतज़ार था, लेकिन मुझे एक अनजान सा खौफ महसूस हो रहा था। तोड़ो इसे, अम्मा ने हुक्म दिया। मैंने हथौड़ी की पहली तरफ ताले पर लगाई। लोहे की तेज़ आवाज़ कमरे में गूंज उठी। ताला पुराना था लेकिन मजबूत था। ज़ोर से मारो हसन, डरो मत, ये तुम्हारा ही है। अम्मा ने हौसला दिया। मैंने पूरी ताकत जमा की और दूसरी ज़रब लगाई। या अल्लाह मदद! तख्त की आवाज़ के साथ ताला टूट कर नीचे गिर गया। मेरा दिल सीने से बाहर आने को था। राबिया भी सांस रोके खड़ी थी। अम्मा ने कांपते हाथों से इशारा किया, खोलो इसे, देखो इसमें क्या है। मैंने आहिस्ता से संदूकचे का भारी ढक्कन ऊपर उठाया। ढक्कन खुलते ही पुरानी सी खुशबू कमरे में फैल गई। मैंने अंदर झांका तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरा दिमाग सुन्न हो गया और जुबान से एक लफ्ज़ अदा ना हो सका। संदूक का ढक्कन हटा तो अंदर कोई खाली जगह नहीं थी, बल्कि वो ऊपर तक भरा हुआ था। सबसे ऊपर पुराने कपड़ों की कुछ तह लगी हुई थी। मैंने लरजते हाथों से वो कपड़े हटाए तो नीचे से निकलने वाली सुनहरी चमक ने मेरी आंखों को खेजा कर दिया। राबिया के मुंह से बेअख्तियार चीख निकल गई, या अल्लाह हसन, ये देखिए, ये तो सोना है, खालिस सोना। मैंने कपकपाते हाथों से एक भारी सी मखमल की पुटली बाहर निकाली। उसे खोला तो उसमें सोने के भारी सेट, कंगन और चूड़ियाँ थी।
میں نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ نہیں بھائی، تماشا دنیا دیکھتی ہے، میں تو بھائی ہوں، چلیے گاڑی میں بیٹھیے۔ کہاں؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا۔ گھر، میں نے مضبوط لہجے میں کہا، میرے گھر، کیونکہ اس گھر کی چھت آپ کے لیے بھی ہے۔ عادل بھائی مجھے پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس بھائی کو انہوں نے دھتکارا تھا آج وہی ان کا سہارا بن رہا تھا۔ میں عادل بھائی کا ہاتھ تھامے جب اپنے عالی شان ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تو رابعہ حیرت سے اپنی جگہ پر جم گئی۔ گھر کی چمک دمک دیکھ کر عادل بھائی کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ شرمندگی سے سر جھکائے صوفے کے کنارے پر بیٹھ گئے۔ حسن، عادل بھائی کی آواز کانپ رہی تھی، یہ سب تمہارا ہے، یہ محل، یہ گاڑیاں، تم اتنے امیر کیسے ہو گئے؟ میں نے تو تمہیں مٹی میں ملا دیا تھا۔ میں نے مسکراتے ہوئے ان کے سامنے پانی کا گلاس رکھا۔ بھائی جسے اللہ رکھنا چاہے اسے کوئی مٹا نہیں سکتا۔ میرے پاس تو ماں کی دعا کا وہ ہتھیار تھا جسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں توڑ سکتی۔ اسی لمحے ملازمہ اماں کی ویل چیئر لے کر کمرے میں آئی۔ عادل بھائی اماں کو دیکھتے ہی ان کے قدموں میں گر پڑے۔ وہ بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہے تھے۔ اماں مجھے معاف کر دیں، میں اندھا ہو گیا تھا، دولت کی ہوس نے مجھے جانور بنا دیا تھا۔ آج میرے پاس کچھ نہیں بچا، نہ دولت نہ عزت۔ ماں نے کانپتے ہاتھ سے عادل کے سر پر ہاتھ رکھا، مگر ان کی آنکھوں میں وہ چمک نہیں تھی جو میرے لیے ہوتی تھی۔ اٹھ جا عادل، میں نے تجھے معاف کیا، اللہ تجھے ہدایت دے۔ عادل بھائی نے آنسو پوچھتے ہوئے میری طرف دیکھا۔ حسن، میں کنگال ہو گیا ہوں، لیکن تم اتنے کم عرصے میں اتنے اوپر کیسے چلے گئے؟ میں اٹھا اور الماری سے وہ زنگ آلود صندوقچہ اور وہ خاص پرچی نکال لایا۔ میں نے وہ پرچی عادل بھائی کے ہاتھ میں تھما دی۔ یہ پڑھیے بھائی، یہ وہ راز ہے جو اماں نے سالوں سے سینے میں دفن رکھا تھا۔ عادل بھائی نے بآواز بلند پڑھا، یہ سب کچھ میرے اس بیٹے کا ہوگا جو مجھے سنبھالے گا، جو ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا۔ ان کے ہاتھ سے پرچی گر گئی۔ میں نے نرمی سے کہا، بھائی جس پرانے گھر کو آپ نے کباڑ سمجھ کر میرے حوالے کیا تھا، اس کی زمین میں اماں ابا کے زمانے کا خزانہ سونا دبا رکھا تھا۔ ماں چاہتی تو یہ سب آپ کو دے دیتی، لیکن وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ کون ان کا بیٹا بن کر رہتا ہے اور کون سوداگر۔ ماں میری خدمت کا بدلہ سونے سے چکانا چاہتی تھی، لیکن میں رو پڑا تھا، کیونکہ میں نے خدمت اللہ کی رضا کے لیے کی تھی، لیکن اللہ نے میرے خلوص کی لاج رکھ لی اور یہ خزانہ میری جھولی میں ڈال دیا۔ عادل بھائی پترائے ہوئے وجود کے ساتھ مجھے دیکھ رہے تھے۔ انہیں آج احساس ہوا کہ انہوں نے بوڑھی ماں کو گھر سے نکال کر دراصل اپنی قسمت کو لات ماری تھی۔ میں نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ آپ فکر نہ کریں بھائی، یہ گھر آپ کا بھی ہے اور آپ یہاں جب تک چاہیں رہ سکتے ہیں، آپ کی تمام ضروریات پوری ہوں گی۔ میں نے عادل بھائی کو چھت دی، کھانا دیا، عزت دی، تاکہ انہیں یہ محسوس نہ ہو کہ وہ کبھی اس گھر کے مالک تھے اور آج محتاج ہیں۔